Okay, dear students and viewers, today on the occasion of National Unity Day, that is celebrated as the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, we should never forget the great contribution of Patel. देखिए, ये हमेशा इस बात की शिकायत रही है कि इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको ड्यू शेयर नहीं मिला. He didn't get the due share in history. At least Gandhi. It is true कि after Gandhi, no member of his family could continue in politics. But this is another thing. But at least Gandhi is remembered in India and highly celebrated father of the nation, and he was enjoying the uncontested respect all over India. Not to speak of Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of India, and he not simply remained on this post for 14 long years, but even after him, his family continued, and the members of the family continued as the head of the government in India. माने उनका मरने के बाद भी उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं उस लेगेसी से जुड़े रहे. तो कुछ लोगों का तो मानना है कि नेहरू ने कुछ ज्यादा ही शेयर ले लिया इस नेशन से, लेकिन पटेल को उनका ड्यू शेयर नहीं मिला. खैर, लास्टली द गुड सेंस प्रिवेल्ड. इन 2014 द गवर्नमेंट ऑफ एनडीए डिसाइडेड टू celebrate the birthday of Patel as a National Unity Day, and this is definitely a wise step, although its political motive and political objective was something else which I have not to discuss about. तो अब सवाल ये उठता है कि आज के दिन हम लोग पटेल को याद करें. We should remember Patel, and the title of my this, you can say, conversation speech is remembering Sardar. How to remember Sardar. So my students, here I have to discuss with you on three different aspects. पहली बात कि I have to give first credit to Patel for nation building after Gandhi, because Gandhi did the work of nation building on ideological and social basis in course of the national movement. गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य सामाजिक और वैचारिक स्तर पर राष्ट्र निर्माण का काम किया था. जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांव-गांव तक लोगों को जगाया. He made the people awake to politics, and even the rustic villagers could come to embrace the Gandhian mode of politics. It was the great success of Gandhi. लेकिन पटेल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे भुला सकते हैं? How can you forget it? अब हम याद करें थोड़ा. एक बार आप लोग मैप पर नजर डालिए. यू पीपल हैव टू गिव फोकस ओवर द मैप ऑफ इंडिया. अब उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कितना है? 3/5. और प्रिंसली स्टेट्स कितने हैं? 2/5 पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इज 563. 563 है कुल. और आप उस मैप पर देखिए, ऐसा नहीं है कि वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बटे हुए कि भाई चलो ये एरिया प्रिंसली स्टेट्स का है या ब्रिटिश इंडिया का है, तो पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया पूरे मिलकर यूनिफाई हो जाएगा. इधर प्रिंसली स्टेट्स अगर अलग भी रहे तो कोई बात नहीं, इंडिया का एग्जिस्टेंस थोड़ा छोटे साइज में होगा. ऐसा नहीं. दिस प्रिंसली स्टेट्स वर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, जस्ट लाइक द प्रिंट ऑन द क्लॉथ. क्लॉथ पर प्रिंट की तरह पूरी इंडिया में छाए. तो मतलब आप अगर नेशन बिल्डिंग करना चाहते, इफ यू पीपल हैव ट्राइड टू मेक एंड डू द नेशन बिल्डिंग, द इंडियंस एंड द इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव इनिशिएटेड दिस प्रोसेस. एंड सपोज यू कैन सी इन कोर्स ऑफ द नेशन बिल्डिंग एंड द integration of the princely states, even the 3 to 4 major princely states would have remained to be independent. What could happen? The consequent result was that they might have developed the military bases of either USA or of Russia. पता चलता कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है और कश्मीर में अमेरिका का नेवल
बेस बन के बैठा हुआ है, तो हैदराबाद में रशिया का। एंड इंडिया वुड हैव बीन द न्यूक्लियस रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। और पता चलता कि हमारे घर पर, हमारे कलेजे में पर बैठे हुए हम बाहर के जो आउटसाइडर्स, जो पेनिट्रेटर्स हैं, जो अनवांटेड एंड अनफ्रेंडली एलिमेंट्स हैं, वो हमारे जिगर के ऊपर बैठे हुए। इसलिए हमें याद है कि पटेल ने स्टेटमेंट दिया था कि हम नेशन तो बन ही नहीं पाएंगे। अगर प्रिंसली स्टेट्स का यही रवैया रहा तो हाउ कैन यू बिकम अ नेशन, एंड मेकिंग एन एड्रेस टू द प्रिंसली स्टेट्स ही मेड सच ए स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पहले नेशन बिल्डिंग तब होनी है जब प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ हो, क्योंकि नहीं तो ये आजादी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब देखिए, हम पटेल को मानते हैं यूनिफायर ऑफ इंडिया, नेशन बिल्डर, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए हमें कुछ प्रैग्मेटिक और कुछ टफ डिसीजन लेने होते हैं। आप इनके प्रैग्मेटिक अप्रोच को समझने का प्रयास करिए। हाउ मच प्रैग्मेटिक ही वाज कि आफ्टर Chakravarti Rajagopalachari, he was the first reputed Congress leader who accepted the phenomena of partition of India, even earlier than Nehru. Nehru, for a long time, he remained to be adamant about the partition of India, and Nehru was not ready to accept the partition so easily. So it was a matter of headache even for Patel ki why is Nehru so adamant against the partition? क्योंकि पटेल को यह रियलाइजेशन हो चुका था कि अब हम लोग ऐसा ना हो कि कुछ पेड़ों के लिए पूरे जंगल को गवा दें। उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान को तो हम रोक नहीं पाएंगे, पाकिस्तान का जो रवैया है, जो डायरेक्ट एक्शन है, वो जितना हम उस ऊंड को अब रखेंगे, हमारे पूरे शरीर में गैंग्रीन फैलता जाएगा, और पाकिस्तान के चक्कर में हम उस प्रिंसली स्टेट्स से हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और प्रिंसली स्टेट्स अगर हाथ से निकल गए तो हम तो नेशन बन ही नहीं पाएंगे। कितना प्रैग्मेटिक, कितना टाइमली अप्रोच था पटेल का। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते तो भारत कई खंडों में बंट जाएगा। इफ वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द पार्टीशन, इंडिया वुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग वेरियस फ्रैगमेंट्स। दिस इज द रियलिटी। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था। अब अगर यही निर्णय आज कांग्रेस पर जो लोग चार्ज लगाते हैं, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती की, उनको पहले ध्यान रखना चाहिए कि इस डिसीजन में पटेल सबसे आगे थे। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स के विलय की बात थी। अगर हम ऐसा क्लेम करें सपोज कि ये रियलिटी है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उसको आज न कल उनका इंटीग्रेशन होना ही ज्यादा संभावना थी, और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि पटेल नहीं होते तो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो यह भी एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड पर्टिकुलरली मार्क्सिस्ट तो इसको कदापि भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क्सिस्ट तो समझते हैं कि भाई जो फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का जो फोर्सेस है वो हिस्टोरिकल फोर्सेस इंडिविजुअल को पैदा करता है, न कि इंडिविजुअल हिस्टोरिकल फोर्सेस को उलट सकता है। हाँ, यह इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हिस्टोरिकल फोर्सेस को इंडिविजुअल जन्म देता है, बल्कि हिस्टोरिकल फोर्सेस इंडिविजुअल को जन्म देता है। तो अगर ऐसा हम कहें कि पटेल नहीं होते तो शायद ये इंटीग्रेशन नहीं होता, तो ये भी बड़ी बेईमानी और गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात तो तय है कि whenever the national movement started, so the idea of nationalism engulfed not simply the British India but princely states as well. Non-cooperation movement started in British India, and the people of princely states were highly impressed with this movement, and after that they started to form the State People's Conference, and finally in 1927 All India State People Conference. जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ और सहयोग आंदोलन प्रिंसली स्टेट्स में भी ने जमाइयां लेनी शुरू कर दी, उसने भी अपने यहाँ धीरे धीरे नेशनलिज्म के एलिमेंट्स को मतलब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए। अंत में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल ऑर्गेनाइजेशन 1927 में चलकर बना। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और 1930s में जो सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट हुआ, फिर 19 इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1935 आया, जिसको कहते हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने 8 प्रोविंसेस में उसका फॉर्मेशन हुआ। तो इन बातों से प्रिंसली स्टेट्स में इतना कॉन्शसनेस आया कि वहां राजकोट में, हैदराबाद में, जयपुर में द मूवमेंट स्टार्टेड। तो इस पर तो कुछ हिस्टोरियन का यहां तक मानना है, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और ये आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों को तौलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि सोल ऐसा ही हम कहें कि भाई इसमें बाकी लोगों का रोल नहीं है, क्योंकि खासकर माना जाता है कि पटेल के साथ साथ एक अनसंग हीरो हैं जिन्होंने इस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स का विलय है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है पीपुल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स देमसेल्व्स। जो वहां के लोग हैं, वहां के लोग अपने आप में वो बहुत मजबूत आधार तैयार करते हैं, और उन्होंने मूवमेंट छेड़ा, अपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला। तो अगर किंग 1 बाय 1 करके सकम कर रहे थे तो अपने लोगों के डर से भी कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय हमारा पार्टीशन हुआ उस समय हमारी आर्मी भी बटी। अब बताइए, लगभग ब्रिटिश ने अपने 25 लाख के उसने रंगरूट को डेवलप किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटिश ने उनको डिमोबिलाइज कर दिया, और ब्रिटिश ने उनको डिमोबिलाइज कर दिया तो 4.1%, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 4,10,000 सोल्जर्स इंडिया के पास थे। वो सोल्जर्स भी बट गए पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और उसमें हमारा एयरफोर्स का भी 30% हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया, नेवी का शेयर पाकिस्तान को मिला। तो हमारी बटी हुई सेना थी, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास इतनी स्ट्रांग आर्मी थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर चुके थे, कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि भाई उनकी आर्मी ही से हम केवल अपने आर्मी के बल पर इफ यू माइट हैव सप्रेस्ड देम, इट इज समटाइम अ हाइपरबोलिक स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी आर्मी का ही पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं था उस समय। सरदार पटेल ने भी जब प्रिंसली स्टेट्स को जब प्रेशर क्रिएट किया, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट ही यूज्ड टू मेक, डू यू नो? यूज्ड टू मेक द स्टेटमेंट कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू मर्ज विथ इंडियन यूनियन बिफोर 15th August 1947, then your own people will turn against you, and then even my approach to you would be toughest. मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, अगर आप 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के साथ विलय नहीं करते तो फिर आपके स्वयं के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, और फिर हमारा भी अप्रोच आपके प्रति बहुत टफ हो जाएगा। अब बताइए, ये पटेल साहब का ये अप्रोच है, वो डेफिनेटली हमें बताता है कि इस मामले में पटेल अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, लेकिन पीपुल ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका भी अपना रोल है। लेकिन फिर भी चलिए, हम मान के चलते इसमें कोई भी लीडर होता पटेल की जगह तो वो भी इसमें काम कर सकता था। लेकिन पटेल की सफलता क्या है उस पर स्पेसिफिकली हम गौर करेंगे। देखिए, ये बहुत व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़े, उतने व्यावहारिक तरीके से दूसरे कौन बढ़ पाते, कोई किसी की जगह नहीं ले पाता। गांधी जी ने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया, अगर गांधी जी की जगह दूसरा वही मूवमेंट चलाने आते तो कितना सोफिस्टिकेटेड तौर पर चला पाते, आई डोंट नो। ये लगता है कि गांधी के बिना कोई दूसरा उसमें फिट ही नहीं हो पाता। तो हमें लगता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स के विलय में जो प्रैग्मेटिक अप्रोच पटेल ने अडॉप्ट किया, आई थिंक नो वन कैन रिप्लेस हिम, no one could replace him, and particularly in this historical position it is due to the fact that he was completely irreplaceable. कोई भी उनको रिप्लेस नहीं कर सकता था, इसलिए क्योंकि दूसरे में उतना हुनर ही नहीं थी इस मामले को डील करने की। मैंने ऐसा लगता है कि दूसरा कोई होता तो मिसफिट हो जाता। आप जैसे देखिए ये कैसे प्रोसीड करते हैं, हाउ मच प्रिकॉशनरी मेजर्स he has taken at that time. First of all, he adopted a
carrot and stick policy. Carrot and stick policy means he tried to persuade the princely states कि please get merged with India, and we assure कि your property would remain with you, your private property, your personal treasury, everything would be yours, and whatever region, and you are going to merge your region with India, the state, you will be provided a handsome amount of money as compensation money or for your personal expenditure, that is called privy purse. आप विलय करके देखो, प्रिवी पर्स में आप ऐसा मान के चलोगे कि आपकी सारी संपत्ति, आपकी पर्सनल संपत्ति उसी तरह रहेगी, ऊपर से आपके भरण पोषण के लिए इंडियन स्टेट आपको प्रिवी पर्स देगा। लेकिन हां, अगर 15 अगस्त 1947 से पहले आप अगर अपना विलय नहीं करते हो, नॉट गोइंग टू मर्ज योर रीजन विथ इंडियन यूनियन बिफोर 15 अगस्त 1947, then your own people will turn against you, and even the approach of Indian government would be tough towards you. अगर आप 15 अगस्त 1947 से पहले अपना विलय नहीं करते तो फिर भारतीय पीपल आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और आपके अपने लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, और फिर हमारा भी भारत सरकार का अप्रोच भी आपके प्रति टफ हो जाए। तो ये हुआ उनका स्टिक पॉलिसी, मतलब छड़ी और पुरस्कार की नीति उसको बोलते हैं। अब देखिए यहां पर उनका एक मैनिपुलेशन देखिए। उन्होंने देखा कि शुरू में अब ये पूरे मर्जर के लिए प्रिंसली स्टेट्स तैयार नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप हमें 3 सब्जेक्ट दे दीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, and these 3 subjects are such subjects you princes have never enjoyed it, as these subjects were being enjoyed by the British government earlier, and you have to simply transfer the 3 subjects to us. We are happy with this. तो इसको उन्होंने नाम दिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि जिन शर्तों पर, on which condition you people and you princely states have developed the relations with the British government, at least allow us to work on the basis of the same relations. आप जिन शर्तों पर ब्रिटिश के साथ काम कर चुके हैं, आप उन्हीं शर्तों पर हमारे साथ काम कर लीजिए। फिर बाद में उन्होंने ये देखा कि भाई एक बार जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर देते हैं वो, तो फिर कंप्लीट मर्जर, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब हुआ कि कंप्लीट मर्जर होगा और आपका जो सक्सेसर्स है, इवन योर सक्सेसर्स कैन नॉट मेक सच ए क्लेम ओवर योर रीजन। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने की बारी आती तो आनाकानी करने लगते। तो पटेल ने उसके बाद फिर एक रूल निकाल दिया कि नो, यू पीपल आर सपोज टू साइन ऑन द stand still agreement instrument of accession simultaneously. You will not be allowed to sign first and avoid the second one. मतलब आपको यह अनुमोदन नहीं मिलेगा कि आप पहले पर साइन करके बैठ जाइए और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने से इनकार कर दीजिए, इसीलिए हम दोनों पर साथ ही साथ साइन करवाएंगे। और जब राजा हरि सिंह ने प्रपोजल दिया था कि वे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन करना चाहते, तो इंडिया ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, हालांकि जिन्ना ने साइन किया था। इंडिया का ये मानना था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो एक बहाना है समय को टालने का, एंड बेसिकली राजा हरि सिंह इज ट्राइंग टू बाय द टाइम। हिज इंटेंशन इज टू अवॉइड द मर्जर एंड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो खैर पटेल ने तो उसमें डिस्ट्रैक्ट ही अपने माइंड को कर लिया था। फिर उसका अपना एक अलग सिचुएशन है कश्मीर का, जो मैं यहां डिटेल्स में नहीं करना चाहूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पर पटेल का अचीवमेंट क्या है कि एक रामचंद्र गुहा ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि पटेल के साथ होता था, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली हुई थी, तो मॉर्निंग डे टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती थी और नाइट में पटेल लगभग हर रात ही यूज्ड टू हैव द डिनर विथ एनी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट।
माने he was not interested in talking to the king directly because he came to realize that कि after all the king was slightly whimsical, जिसको आप मूडी बोलते हो, तो किंग थोड़ा मूडी होते हैं, वो बात करने में बहुत एक सेंस ऑफ एरोगेंस में होते हैं, तो पटेल के बातों का उल्टा पुल्टा कुछ जवाब दे सकते हैं. तो he tried to avoid the confrontation directly with the princely states, the kings, and he better preferred to talk to their prime minister, and try to create psychological pressure over the prime minister so that the prime minister should persuade his king to make a merger with Indian Union. और वो उनकी नीति बिल्कुल से सफल हो जाती और बहुत बेहतर तरीके से सफल होती है. तो वही हुआ. दिन में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई मामला फंसता और कई बार मेंबर्स के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती, एंड द टॉक्स वर गोइंग टू बी टू मच हॉट, एंड यू कैन से इवन in unbusiness like manner in constituent assembly. So Patel used to give a tap on the shoulder of this irritated member, and he very politely used to make a statement, make a request. Would you prefer to accompany me to morning walking tomorrow? तो कल हो कि वो बंदा मॉर्निंग वॉकिंग पे उनके साथ जाता, और जब मॉर्निंग वॉकिंग से आता तो फिर शांत होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा बैठ जाता कि लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर पटेल ने क्या जादू कर दिया है. और जब इवनिंग में रात में वो डिनर लेते, तो डिनर में वो हर रात डिनर लगभग उनका होता जो किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ले रहे होते. तो he definitely done a very tremendous job. The nation should always remember him. अब हम उनको क्रेडिट ये देना चाहते हैं कि वो जितने टैक्टफुली उन्होंने टैकल किया, अगर 2-4 पिछले स्टेट्स भी बच जाते तो दैट माइट हैव क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम, सॉरी फॉर द होल नेशन, नॉट फॉर हिम बिकॉज ही वाज तो सिंपली रिप्रेजेंटिंग द नेशन. लेकिन खैर चलिए, लगभग 15 months लगे एंड दिस मर्जर वाज कंप्लीटेड. अब देखिए, अगर थोड़ा आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे, जहां वो एरिया नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का ध्यान नहीं होता है, किसी बुक में भी उसका कंपैरिजन नहीं, मैंने एक दिन सोचा इस पर. हियर यू फाइंड द एग्जांपल USA has given the slogan at that time in 19th century, which culminated finally into American Civil War, कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने भविष्य साक्षात्कार करो. और 13 कॉलोनी से यूएसए ने अपना विस्तार करके और 50 स्टेट्स बन गया, 13 स्टेट से 50 स्टेट्स. एंड एज सम हिस्टोरियंस बिलीव कि इट वाज द लार्जेस्ट लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट इन द वर्ल्ड. वो सबसे लार्जेस्ट लैंड ग्रैबिंग था, लेकिन उसमें कितना रेड इंडियंस प्रोजिक्यूट हुए, कितने हसल एंड बसल हुआ, और लगभग सदी लग गए इसको पूरा करने. And whenever you are observing, so some critic has preferred to characterize him the Bismarck of India. लेकिन बिस्मार्क से इनका काम कितना टफ था. देखिए, बिस्मार्क ने यह काम लगभग 1 दशक में पूरा किया, 1 decade में. एंड बिस्मार्क was leading the most powerful army of Europe. But Patel was not even enjoying the support of a strong army. And he performed this job within 15 months. And surprisingly, it was bloodless. ये रक्तहीन थी. मतलब इतना तक कि 1956 में जब क्रुश्चेव इंडिया आए, he was Russian president. तो क्रुश्चेव has given the compliment to Indians. You Indians are really surprising. You have annihilated the princely states without annihilating the king. आप इंडियन वाकई में बड़े आश्चर्य के पात्र हो. आपने कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया. नो वन कैन बिलीव इट, कि आपने किसी प्रिंसली स्टेट्स को मारे बिना, किसी प्रिंसली किंग को खत्म किए बिना, उनको सजा दिए बिना, उनसे युद्ध किए बिना, आपने पूरी प्रिंसली स्टेट्स को फिनिश कर दिया. कितना बड़ा काम किया. ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए था? सरदार पटेल के लिए, क्योंकि ब्लडलेस रेवोल्यूशन था.
आप देखिए, आप इसकी तुलना आप चाइना के नॉर्दर्न एक्सपेडिशन से करिए, जो चियांग शेक ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर किया था। इसमें कितना वायलेंस हुआ था। अगर इंडिया की जगह कोई दूसरा स्टेट होता और इतना बड़ा काम हो रहा होता तो पता है आपको क्या होता? पता चलता 10 किंग को फांसी हुई, 25 किंग्स को आजीवन कारावास की सजा मिली, 35 किंग्स को 10-10 वर्षों की सजा मिली, कई किंग्स मारे गए। तो अब बताइए, इतने बड़े वायलेंस के बाद ये चीज होती है। हालांकि इंडिया के लिए तो वो भी विकल्प, वह भी चॉइस खुला हुआ नहीं था। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स, जब भी मैं पटेल को याद करता हूं तो सबसे पहला विजनरी वो थे जिन्होंने इस विजन को समझा और कहा कि अगर इंडिया पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो कई खंडों में बंट जाएगा। और जानते हैं पिछले स्टेट्स के अमालगमेशन के बाद क्या बेनिफिट इंडिया को हुआ है? इंडिया को बेनिफिट ये हुआ कि इंडिया का बेनिफिट यह है कि इंडिया ने पिछली स्टेट्स का केवल विलय ही नहीं किया, बल्कि उसने पाकिस्तान के पार्टीशन में जब 3.5 लाख वर्ग मील 3,50,000 square miles regions India had lost earlier, it has gained 5 lakh square miles additions. अब देखिए, 3.5 लाख वर्ग मील भूभाग भारत ने खोया था और 5 लाख वर्ग मील भूभाग भारत ने प्राप्त कर लिया। That was definitely a great achievement. इसके लिए तो पटेल कि हम लोग सदा ऋणी हैं। इतना ही नहीं, he was a true visionary. एक गट्स होना चाहिए, पावर होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। लगभग सभी इंडियन सिविल सर्विसेज से एलर्जिक थे कि अरे इंडियन सिविल सर्विसेज द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सो लेट इट गो, लेट इट गो, इट इज एसोसिएटेड, इट इज अटैच्ड, देयर इज द colonial motive attached to civil services of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नो, it was the same civil services and same civil servants who have done a good job under the British Empire. और ब्रिटिश अगर इंडिया में एब्सेंसिया होकर भी रूल कर सके और 150 ईयर्स से ज्यादा रूल कर सके तो सक्सेस उनके सिविल सर्विसेज का है। और जिसने किसी विदेशी सरकार, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट को द सेम सिविल सर्विसेज हैव डन सच ए ग्रेट जॉब फॉर ए फॉरेन गवर्नमेंट, डज इट नॉट डू द सेम जॉब फॉर इन नेशन बिल्डिंग? यस, इट कैन। तो हमें अब सिविल सर्विसेज का उपयोग नेशन बिल्डिंग में करना चाहिए। जबकि कई लीडर्स इनकी बातों से सहमति नहीं रखते थे, बट ही वाज हैविंग द गट्स टू इन्फोर्स हिज व्यू हियर एंड ही ट्राइड टू परसुएड देम। And then not simply, civil services almost gained the same power and rights which they had earlier enjoyed and making address to the civil servants. Sardar Vallabhbhai Patel clarified their objective कि now you have to serve the nation and you have to do for nation building, and we are giving you the assurance कि you will enjoy the same power and prestige as you had earlier enjoyed under the British. And on the basis of the Article 310 and 311 particularly, the Indian civil servants were given the strong protection, strong legal protection for their position and post. इसके लिए कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन देखिए यही सिविल सर्विसेज के लिए इतना काम किया। हालांकि आपने हमारे आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जो आज सिविल सर्विसेज का रोल बहुत बदल चुका है। सरदार पटेल ने जब इसको कंसीव किया था तब का सिविल सर्विसेज आज बहुत फर्क आ चुका है। आज सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में उसी पैटर्न के आधार पर बदलाव आ चुका है। कुछ बदलाव की और भी आवश्यकता रह गई है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स आज आ रहे हैं उनको अब सरदार पटेल के टाइम का जो नेशन था, आज की जो नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मल्टीप्लाई कर चुकी है। लेकिन सरदार पटेल एक रियल में विजनरी थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। एंड वी पीपल आर जस्ट बीइंग द फॉलोअर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी हैव टू गेट हिज मैसेज नॉट इन टोटलिटी, बट वी हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक एज वेल। क्योंकि पटेल फ्यूचरिस्टिक थे,
उन्होंने अपने टाइम में वो काम किया था। अब वर्तमान भारत को अपने टाइम में सिविल सर्विसेज को सुधारना है। तो ये बात तो हो गई सिविल सर्विसेज उनका रोल। तीसरी चीज है कि उन्होंने नेशन के तरक्की के लिए समझा कि सो फार एज यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द सैंक्टिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब तक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी की सैंक्टिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, द इन्वेस्टर्स, द आउटसाइड इन्वेस्टर्स एंड इवन इंडियन कैपिटलिस्ट वुड नॉट गेन कॉन्फिडेंस in making investment in India. So India would lag economically viability, मतलब इकोनॉमिकली इंडिया स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और जानते हैं आप उसका क्या परिणाम हुआ कि पंडित नेहरू को भी राइट टू प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना पड़ा था। हालांकि बाद में कुछ इस तरह के सिचुएशन बने कि आज वो हमारा लीगल राइट बनकर रह गया है, लेकिन पटेल ने इस बात को उसमें इंफेसाइज किया और कई उनकी जो डिसीजन थे बड़े टाइमली थे और बड़े अप टू मार्क थे। तो इसलिए उनके लिए तो ये मिनिमम श्रद्धांजलि है उनके कार्यों के लिए जो हम लोग आज सोच रहे हैं। और टुडे इफ द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द नेशनल यूनिटी डे ऑन हिज बर्थडे, so this is the minimum respectability the nation should render to him. तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बाकी आपने मेरे आर्टिकल में पढ़ा होगा। हम इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।